जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें बताए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वहीं जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम आपको बताए थे ये ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण में हम लोग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब देखे थे। वहीं यूकैरियोटिक सेल में हम आपको बताए थे जंतु कोशिका, पादप कोशिका ये सब आते हैं। अब ये जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका ये यूकैरियोटिक सेल है, तो आप आगे डिटेल में इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इनका हम लोग संरचना पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले जंतु कोशिका की संरचना। जंतु कोशिका के संरचना में जंतु कोशिका जो होता है वो चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। और ये जो झिल्ली जो जंतु कोशिका के चारों ओर मौजूद है, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये है कोशिका झिल्ली। सीधा सा मतलब है कि जंतु कोशिका जो होता है उसका बाहरी झिल्ली कौन होता है, तो कोशिका झिल्ली होता है। और इस कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो दो चीजों के द्वारा होता है मुख्य रूप से। एक होता है इसमें लिपिड और दूसरा कौन होता है, प्रोटीन होता है। कहने का मतलब कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब अगर आप जंतु कोशिका को देखिएगा तो जंतु कोशिका के बीच में यहाँ पर जो केंद्र सेंटर होता है, सेंटर में एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर जंतु कोशिका के बीच में मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक जो होता है वो कोशिका के अंदर होने वाले सभी प्रकार की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए इस केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कोशिका के अंदर सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक। अब इस केंद्रक में देखिएगा तो ये तो बाहरी रेड कलर से जो बनाए हैं वो केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली के अंदर ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये गाढ़े चिपचिपे द्रव के रूप में रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। और इसी केंद्रक द्रव में इस प्रकार से क्या होते हैं, ये धागे नुमा संरचना मौजूद होती है। अब ये जो धागे नुमा संरचना जो केंद्रक द्रव के अंदर मौजूद है, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन जालिका। ये जो है ये क्या है, क्रोमैटिन जालिका है, क्रोमैटिन नेट है जो केंद्रक के केंद्रक द्रव में मौजूद होते हैं। अब इसी केंद्रक द्रव में एक गोल घनी संरचना मौजूद होती है। और ये जो गोल घनी संरचना जो केंद्रक के केंद्रक द्रव में मौजूद है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और ये जो केंद्रिका है इसको राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम के निर्माण में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। अब हम लोग का जो केंद्रक है ये तो हो गया केंद्रक, ये हो गया कोशिका झिल्ली, ये हो गया केंद्रक झिल्ली। दोनों झिल्ली के बीच में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। ये जो खाली भाग है इस भाग को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव जो होता है ये कोशिकीय क्रियाविधि का मुख्य स्थान होता है। सेल में जो भी क्रियाविधि होती है उसमें जो मेन एरिना होता है वो कोशिका द्रव होता है। सभी प्रकार की क्रियाविधि कोशिका द्रव, इसलिए एनसीईआरटी लिखा है इस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अब यहाँ पर ये कोशिका द्रव है। अब इसी कोशिका द्रव में यहाँ पर ये केंद्रक है। केंद्रक चारों ओर से क्या होता है, अनेक नलिकाकार संरचनाओं के जाल द्वारा घिरा हुआ होता है। और केंद्रक के चारों ओर उपस्थित ये इस प्रकार के नलिकाकार संरचनाओं के जो जाल मौजूद होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं या अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस को, केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं इस प्रकार से। इधर से भी हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका। इस प्रकार से तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसा
होता है जिनके सतह पर इस प्रकार से छोटे छोटे कणिकामय संरचना मौजूद होते हैं। और ये छोटे छोटे कणिकामय संरचना जो मौजूद हैं इनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। तो सीधा सा हम लोग कह सकते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार के, एक ऐसा अंतःप्रद्रवी जालिका होता है जिसके सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं होता है, और एक वो अंतःप्रद्रवी जालिका है जिसके सतह पर क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। तो ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम मौजूद होते हैं इनको बोलते हैं आरईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसका काम क्या होता है, ये आपको प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है कौन, आरईआर खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। किसको बोल रहे हैं, ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर कौन मौजूद है, राइबोसोम। ये जो छोटा छोटा संरचना बनाएंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम जो होते हैं वो या तो अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े हुए होते हैं या कोशिका द्रव में जहाँ तहाँ बिखरे हुए होते हैं। अब इधर ये अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसा है जिसके सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं है, और ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसईआर या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसका जो काम होता है ये वसा के संश्लेषण में सहायता करता है, लिपिड और डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है निराविषीकरण, विषीकरण। कोई भी जो पॉइजनस सब्सटेंस जिनका निर्माण सेल के अंदर होता है या सेल में बाहर से प्रवेश करते हैं उनके टॉक्सिसिटी को, जहरीलापन को कम करने का जो काम करता है वो कौन करता है, एसीआर करता है। इसके बाद देखिए तो कोशिका द्रव जो है इसमें और अन्य कई छोटे छोटे कोशिकांग मौजूद होते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक और अन्य कोशिकांग है, और ये जो कोशिकांग होता है इस कोशिकांग को हम लोग क्या करते हैं, यह है आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी कायर भी कहते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कायर है इसका काम क्या होता है, ये पैकिंग में सहायता करता है। पैकिंग, सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस बनता है या सेल में बाहर से कोई सब्सटेंस आता है या सेल को अपने सब्सटेंस को बाहर भेजना होता है, तो उस स्थिति में गोल्जी बॉडी जो होता है वो जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको ये क्या करता है, पैक करता है। इसके ठीक साइड में क्या होता है, इस प्रकार से एकल झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना होता है, और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। ये जो है ये लाइसोसोम है, और लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली का मतलब है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ड्यूरिंग स्टार्वेशन जब सेल में किसी एनर्जी का कमी जाता है तो उस स्थिति में लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, और फटने के बाद वो पूरे सेल का क्या कर जाता है, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, पूरे सेल का पाचन हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। फिर अगर और देखें हम लोग तो और अन्य संरचनाएं मौजूद होती हैं जंतु कोशिका में। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक दोहरी झिल्ली संरचना मौजूद होता है, और ये जो दोहरी झिल्ली संरचना मौजूद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। उस ऊर्जा का निर्माण करता है जो हमारे लोग के डेली कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिकीय शोषण के दौरान ऊर्जा एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी प्रकार से कोशिका केंद्रक के निकट क्या होते हैं, इस प्रकार के बेलनाकार संरचना मौजूद होते हैं जो चारों ओर से इस प्रकार से चमकदार क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। तो जंतु कोशिका में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है
इसको हम लोग बोलते हैं तार केंद्र, तार केंद्र बोलते हैं या सेंट्रियोल अंग्रेजी में। और तार केंद्र का काम क्या है, ये कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है, कोशिका विभाजन। इनके ये तो प्रमुख जो चीज़ें हैं जो कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं उनको हम बनाए हैं। कुछ और चीज़ें होते हैं जो कोशिका द्रव में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसको क्या करना है, बनाना है। और बाकी जितने भी नाम लिखे हुए हैं, नाम के सामने जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसको क्या करिए, नोट करिए। ठीक है, जिनको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो वो वीडियो से सुन के रिपीट करके वीडियो को सुन के उसको क्या करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे। और इसको याद करना है तो ही बाकी आगे का चीज़ें जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसको नोट करिए, पहले बनाइए। बनाने के बाद हेडिंग डालेंगे पादप कोशिका प्लांट सेल, पादप कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। पादप कोशिका जो होता है उसको हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, सीधा सा। पादप कोशिका जो है वो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। जंतु कोशिका चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ था, जबकि प्लांट सेल जो होता है, पादप कोशिका जो होता है वो चारों ओर से दो झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ होता है। सबसे बाहरी झिल्ली जो पादप कोशिका के बाहर मौजूद होता है वो कोशिका भित्ति है। और सबसे कोशिका भित्ति के ठीक नीचे वाला जो झिल्ली होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी मौजूद होता है और कोशिका झिल्ली भी, जबकि जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद था, कोशिका झिल्ली मौजूद था। तो पादप कोशिका भित्ति का जो पादप कोशिका जो होता है उसका मुख्य लक्षण में से कौन आता है कि पादप कोशिका में कौन मौजूद होता है, कोशिका भित्ति मौजूद होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता है। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो सबसे बाहरी झिल्ली आपको है, ये बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति सेल वॉल। और जब प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। इसके साथ कई और चीज़ें होती हैं, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है और कई चीज़ें और होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें कि पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है तो ये मुख्य रूप से किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। और पादप कोशिका भित्ति के ठीक नीचे वाला जो झिल्ली आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली करते हैं। और जैसे जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन का बना हुआ था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन। अब अगर आप देखें तो ये कोशिका झिल्ली के अंदर का जो खाली भाग आपको दिखाई देता है, इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। और पादप कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है इसका लगभग 90% जो पार्ट होता है वो इस प्रकार के एकल झिल्ली युक्त संरचना द्वारा घिरा हुआ होता है। और ये जो एकल झिल्ली युक्त संरचना जो पादप कोशिका को घेरे हुए रहता है, कोशिका द्रव को घेरे हुए रहता है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं रसधानी। तो ये जो है ये रसधानी है जो पादप कोशिका के कितने प्रतिशत भाग, और रसधानी जो होता है उसके दो भाग। रसधानी के अंदर ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं सेल सैप, कोशिका रस, कोशिका रस बोलते हैं। और कोशिका रस ये जिस झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। और सेल सैप और टोनोप्लास्ट दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, रसधानी का निर्माण करते हैं। अब ये जो रसधानी होता है वो पादप कोशिका के कितने परसेंट भाग को घेरे हुए रहता है, 90% भाग को घेरे हुए रहता है। इसमें क्या क्या होता है पादप कोशिका के रसधानी में, तो इसमें होता है भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ मौजूद होते हैं। और कौन होता है, उत्सर्जी पदार्थ मौजूद होते हैं। उत्सर्जी का मतलब होता है अनावश्यक या बेकार के पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ मौजूद होते हैं। जल मौजूद होता है और क्या, कुछ वर्णक मौजूद होते हैं, कुछ वर्णक मौजूद होते हैं। सबके सब कहाँ मौजूद होते हैं, रसधानी के अंदर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो रसधानी के बाद बाकी ये जो शेष भाग जो बच रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये जो है ये कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव। इसी के अंदर बाकी जो भाग दिखाई दे रहे हैं, बाकी इसके अंदर और कई छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। अगर इसको देखें
तो ये जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अभी हम लोग जंतु कोशिका में बना चुके हैं। तो यहाँ पर आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस प्रकार से जंतु कोशिका में न्यूक्लियस मौजूद था, केंद्रक मौजूद था, ठीक उसी प्रकार से केंद्रक कहाँ पर मौजूद होता है, पादप कोशिका में भी मौजूद होता है। तो ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक इसी प्रकार से इसके बगल में इस तरह से बना सकते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, गोल्जी बॉडी मौजूद होता है, लेकिन पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। अब ये केंद्रक है, इसको लेबलिंग कर देते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक को हम लोग बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष। केंद्रक जो होता है वो चारों ओर से नलिकाकार संरचनाओं द्वारा घिरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर इस प्रकार से राइबोसोम मौजूद होते हैं, उनको हम लोग RER बोलते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। और ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं, उनको हम लोग ACR कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये लिपिड के संश्लेषण में सहायता करते हैं और साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेंगे। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, या पौधा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। गोल्जी काय या डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके साथ साथ पादप कोशिका का कोशिका द्रव जो होता है उसमें अन्य कोशिकांग भी मौजूद होते हैं। ये आपका छोटा सा गोलाकार संरचना जो बना रहे हैं, ये आपका है लाइसोसोम। और लाइसोसोम को अभी बताया कि लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो पादप कोशिका होता है, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा इस प्रकार से क्लोरोफिल युक्त संरचना होता है, दोहरी झिल्ली संरचना। और ये जो क्लोरोफिल दोहरी झिल्ली संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं लवक या हरित लवक। और हरित लवक जो होता है, इनका काम क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, भोजन बनाने में सहायता करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। अभी हम लोग जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देखे थे। जंतु कोशिका में हम लोग हरित लवक या लवक नहीं बनाए थे। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका में लवक मौजूद नहीं होते हैं। लवक कहाँ मौजूद होता है, सिर्फ पादप कोशिका में। और ये इनका काम क्या है, ये भोजन बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर कहते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये कहीं भी होंगे ऊर्जा का निर्माण करेंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं। तो ये है पादप कोशिका का स्ट्रक्चर, पादप कोशिका का संरचना। ठीक है, कुछ नाम इसमें हम नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जो एनिमल सेल है वो उसी नाम के अनुसार। अब अंतर क्या होता है दोनों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, यहीं से समझ में आएगा। जंतु कोशिका चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोले थे, जबकि पादप कोशिका चारों ओर से कितने झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है, 2 झिल्ली। अर्थात कर सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता है। दूसरा अंतर क्या है, तो पादप कोशिका का जो 90% भाग होता है वो किसके द्वारा घिरा होता है, राजधानी। कहने का मतलब पादप कोशिका में राजधानी मौजूद होता है, जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। कुछ जो छोटे जंतु होते हैं, जलीय जंतु जैसे अमीबा हो गया, तो ऐसे जंतुओं में राजधानी होता है, वो होता है संकुचनशील राजधानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेकिन अगर हम लोग अधिकांशतः जंतुओं में देखें तो उनमें राजधानी मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में कौन मौजूद है, लवक मौजूद होता है। जंतु कोशिका में लवक मौजूद नहीं होता है, क्योंकि जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो परपोषी होते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जंतु कोशिका में जो हम केंद्रक बनाए थे वो सेंटर में बनाए थे, जबकि इसका जो केंद्रक है, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहीं पेरिफेरी पर मौजूद होता है, कॉर्नर पर मौजूद होता है, किसी साइड में मौजूद होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पादप कोशिका का जो लगभग 90% भाग है वो कौन घेरे हुए है, राजधानी घेरे हुए है। बाकी अन्य कोशिका में, जंतु कोशिका में देखिएगा आप तो नीचे हम आपको तार केंद्र बनाए थे, और ये पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका में हम तार केंद्र नहीं बनाए। तो कह सकते हैं कि जंतु कोशिका में तार केंद्र मौजूद होता है और पादप कोशिका में तार केंद्र मौजूद नहीं होता है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप वहीं पर क्या कर लीजिए, बना लीजिए। इसके बाद इसका अंतर लिखवाते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बनाइए इसको।
हेडिंग डालेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 2 कॉलम बनेगा इस प्रकार से, और एक तरफ लिखाएगा पादप कोशिका और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, जंतु कोशिका लिखेंगे। पादप कोशिका और दूसरी तरफ जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अब अंतर आपको पता है, पहला कि पादप कोशिका में क्या था, कोशिका भित्ति मौजूद था, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता है। तो लिखते चलेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है या मौजूद होता है, मौजूद होता है, जबकि जंतु कोशिका जो है इसमें कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जो पादप कोशिका होता है इसमें लवक या रसधानी जो है वो मौजूद है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें लवक मौजूद होता है, मौजूद होता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक मौजूद नहीं होता, इसमें लिख सकते हैं लवक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट अंतर देखें तो पादप कोशिका जो था उसका 90% जो पार्ट था वो राजधानी के द्वारा घिरा हुआ था, और जंतु कोशिका में राजधानी मौजूद नहीं होता है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें रसधानी, रसधानी मौजूद होता है। इसमें लिख सकते हैं जंतुओं में रसधानी प्रायः अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, प्रायः अनुपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े जंतु होते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं, उनमें रसधानी नहीं होता है, लेकिन जो एक कोशिकीय जलीय जंतु जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है, संकुचनशील रसधानी मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग 4 पॉइंट देखें तो पादप कोशिका जो है इसमें तार केंद्र मौजूद नहीं होता है, और जंतु कोशिका में कौन मौजूद होता है, तार केंद्र मौजूद होता है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें तार केंद्र अनुपस्थित होता है, तार केंद्र अनुपस्थित होता है, जबकि अगर हम लोग जंतु कोशिका देखें तो इसमें तार केंद्र क्या होगा, उपस्थित होगा, इसमें तार केंद्र उपस्थित होता है, और इसका काम भी बताए हैं कि तार केंद्र कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो पादप कोशिका का आकार जो है वो बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, और अगर जंतु कोशिका का आकार देखें तो उससे पादप कोशिका से क्या होता है, छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, सभी जंतु कोशिकाओं का आकार छोटा नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका 1 मीटर के बराबर होता है, तो इसका आकार छोटा होता है। और अंतर आ सकते हैं, ठीक है ना, कि पादप कोशिका का जो विभाजन होता है वो सेल प्लेट निर्माण द्वारा होता है और इसका खांच निर्माण द्वारा होता है। तो इस प्रकार से कई अंतर और होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 2, 4, 5 एग्जाम में लिखने होते हैं तो वो अंतर हम आपको क्या किए, लिखवा दिए। इसको पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कोशिका के संघटक। अब आगे हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। कोशिका के संघटक, कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट ऑफ सेल में मुख्य रूप से 3 चीजों को शामिल किया जाता है। पहला जो आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है जीव द्रव, इसको प्रोटोप्लाज्म कहता है। अभी जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक द्रव।
कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। तो ये कंपोनेंट ऑफ सेल में तीन चीज आते हैं, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव और केंद्रक। ये तीनों के तीनों जो होते हैं संरचना, वो सभी प्रकार के कोशिकाओं में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कोशिका के मुख्य संघटक। ये सभी प्रकार के कोशिकाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो एक्सेप्शन में भी होते हैं, इनका भी एक्सेप्शन होता है। जैसे वायरस की अगर बात करें तो वायरस ऐसा कण होता है, पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, वो अकोशिकीय होता है। और अकोशिकीय है तो उसमें इस प्रकार के कोशिका द्रव और केंद्रक मौजूद नहीं होते हैं, ना ही कोशिका झिल्ली मौजूद होता है। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोशिकीय संघटक मौजूद नहीं है। तो इसलिए वायरस जो होता है वो इसका क्या होता है, अपवाद होता है। इसमें लिख सकते हैं, इसको पहले नोट करिए। अब देखिए ऐसे कोशिका, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक। तो ये कोशिका जो है, कोशिका के बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली है। ये अंदर वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और ये जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो अगर आप इस कोशिका को देखें तो इस कोशिका में ये कोशिका के जो संघटक होते हैं वो तीनों संघटक क्या हैं, मौजूद हैं। और ऐसे कोशिका जिनमें कोशिका के तीनों संघटक मौजूद होते हैं, ऐसे कोशिका को हम लोग पूर्ण कोशिका या कंप्लीट सेल कहते हैं। ये जो है वो पूर्ण कोशिका है। और जो पूर्ण कोशिका जो है उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की क्षमता होती है, वो स्वतंत्र रूप से क्या रह सकता है, स्वतंत्र कोशिका होता है, वो अपने आप पर निर्भर होता है, वो जीवित रह सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कैसे कोशिका है, इंडिपेंडेंट सेल है। सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र, या इसमें इंग्लिश में ही लिख लीजिए, सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसे कोशिका जो स्वतंत्र रूप से कौन कोशिका एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें ये कोशिका के तीनों संघटक क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे दूसरा देखें हम लोग वायरस, इस प्रकार से ये जो है वो वायरस का स्ट्रक्चर है, रफ में बना रहे हैं। अब ये जो वायरस का स्ट्रक्चर है, तो वायरस जो कोशिका होता है इसमें क्या होता है, ये चारों ओर से प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। ये जो चारों ओर से झिल्ली दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन आवरण है। और इस प्रोटीन आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। साथ ही साथ अंदर ये कोशिका द्रव नहीं है, ये जो है इसका क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक या न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए होगा या कौन होगा, आरएनए होगा। ध्यान रखिएगा डीएनए और आरएनए किसी भी वायरस में साथ साथ मौजूद नहीं होते हैं। तो या तो डीएनए होगा या कौन होगा, आरएनए होगा। तो इसमें देखिए, इसमें कोशिका झिल्ली था, कोशिका द्रव था, केंद्रक था। ना तो इसमें कोशिका झिल्ली है, ना ही कोशिका द्रव है, और ना ही केंद्रक है। तो ऐसे कोशिका जिनमें ये सब संघटक मौजूद नहीं होते हैं, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण कोशिका बोलते हैं, इनकम्प्लीट सेल बोलते हैं, अपूर्ण कोशिका। अब इसको अपूर्ण कोशिका कह रहे हैं। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर रहा था, स्वतंत्र रूप से रह सकता था। जबकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है, किसी जीव कोशिका की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें लिख सकते हैं डज नॉट शो इंडिपेंडेंट, does not show independent existence, does not show independent existence। तो इसको क्या करना है, इसको नोट कर लीजिए, इसको दोनों को बना लीजिए। ये पूछता है कि कंप्लीट सेल किसको बोलेंगे, ऐसे कोशिका जिनमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, या कह सकते हैं कि कोशिका के तीनों संघटक क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ऐसे कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट कोशिका, पूर्ण कोशिका कहते हैं। और ऐसे कोशिका इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस को शो करते हैं। जबकि ऐसे कोशिका जिनमें तीनों प्रकार के संघटक मौजूद नहीं है उसको अपूर्ण कोशिका कहेंगे, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो नहीं करते। तो इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो कोशिका भित्ति पढ़ना है, और फिर बारी बारी से इन संघटकों के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
इसको नोट करिए और समझ में आ रहा है कि नहीं उसके बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। नहीं अगर आ रहा होगा तो इसको और हम किसी प्रकार से चेंज करेंगे और सिंपल करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी विषय अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।